हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे सीटेट फरवरी 2014 में आए ईवीएस के पोर्शन को। ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम पहले 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के बचे हुए 15 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ में ही हम ईवीएस एनसीईआरटी का कंटेंट भी कवर कर रहे हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16th क्वेश्चन है, 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। आपके ऑप्शंस है यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या। सेकंड है पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों द्वारा व्याख्या। थर्ड है विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्रित करके स्क्रैपबुक बनाने के लिए कहना। फोर्थ है विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभव का वर्णन करने के लिए कहना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी कि विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। जब बच्चे अपने जो अनुभव हैं, उनके एक्सपीरियंस है, उनका वर्णन करेंगे, इससे बच्चों की लर्निंग होगी जो वो भी बेहतर होगी। और बच्चे वर्णन करने से चीज़ों को चिंतन करने का कौशल बढ़ेगा, कल्पना शक्ति बढ़ेगी और बच्चे इससे बेहतर रूप में सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। आपके ऑप्शंस है विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। सेकंड है विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। थर्ड है मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। और फोर्थ है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रस्ता में परिवर्तन। आपको बताना है कि जो ईवीएस की पाठ्यपुस्तकें हैं उसमें कविताएं और कहानियों को क्यों सम्मिलित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी कि विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। जिस कार्य को करने से बच्चों को खुशी मिलती है, बच्चे खुश होकर जिस कार्य को करना पसंद करते हैं, वहाँ बच्चों का सीखना अधिक होता है, बच्चे वहाँ अधिक सीखते हैं। ठीक है, तो 17 का होगा ऑप्शन 2, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्यपुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। क्या है कथन कि यदि आपके गांव अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा। इस कथन का मुख्य उद्देश्य है। आपके ऑप्शंस है छात्रों को तेल के न्यायसंगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। सेकंड है छात्रों का पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन। थर्ड है वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। फोर्थ है पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। तो आपको ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि आपके गांव अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल या डीजल ना हो तो क्या होगा। इस क्वेश्चन को पूछने का, बच्चों से ये क्वेश्चन पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन 3, यानी कि वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। ये जो क्वेश्चन है कि आपके जो गांव में यदि पेट्रोल और डीजल ना हो तो क्या होगा, ये बच्चे की चिंतन और कल्पना करने की शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, तो 18 का होगा ऑप्शन 3। 19th क्वेश्चन है, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। आपके ऑप्शंस है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। सेकंड है शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। थर्ड है प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए। और फोर्थ है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो जो कक्षा में प्रश्नोत्तर है, जो टीचर क्वेश्चंस पूछते हैं, वो सबसे अच्छा उपयोग किस लिए किया जाता है, यानी कि टीचर क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी कि शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। जब टीचर क्वेश्चन पूछेगा तो बच्चों में नई नई क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए बच्चे प्रोत्साहित होंगे, बच्चों के मन में नए नए क्वेश्चंस आएंगे, बच्चों में नई नई चीज़ों को सीखने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होगी। तो कक्षा में जो प्रश्नोत्तरी है
वो किस वजह से कराई जाती है, ताकि जो शिक्षार्थी है उनमें सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न हो। ठीक है, तो 19 का होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य है। आपके ऑप्शंस है, विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। सेकंड है, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। थर्ड है, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। फोर्थ है, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। आपको बताना है कि प्राइमरी लेवल पर जो हम ईवीएस पढ़ाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि इसका उद्देश्य है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करना। आपको पता है कि जो एनसीएफ 2005 है वह भी रिकमेंड करता है कि जो शिक्षार्थियों की एजुकेशन, शिक्षार्थियों की पढ़ाई होनी चाहिए वह विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। शिक्षार्थियों को जो चीज़ें सिखाई जाए वह विद्यालय के बाहर के जीवन से, यानी कि उनकी डेली लाइफ से संबंधित करके सिखाया जाए। तो 20 का होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर वनों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। आपके ऑप्शंस है, वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना। सेकंड है, प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना। और थर्ड है, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। फोर्थ है, वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना पढ़ाने के लिए इनमें से सबसे उपयुक्त नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। क्योंकि अगर आप बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाओगे, इससे बच्चों में एक नेगेटिव मैसेज आएगा कि हम पेड़ों को काट सकते हैं लकड़ियाँ प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार नहीं दिखाएंगे, ये सबसे उपयुक्त नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है। आपके ऑप्शन है, विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना। सेकंड है, अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना। थर्ड है, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। और फोर्थ है, जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। अब जो शिक्षिका है वह जल का पाठ पढ़ाने के लिए रोल प्ले आयोजित कराती है। रोल प्ले करने से क्या होगा, रोल प्ले से बच्चे उसमें सक्रिय रूप से भाग लेंगे, बच्चे इससे सक्रिय होकर सीखेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। आपके ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना। सेकंड है, पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। थर्ड है, विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना। और फोर्थ है, विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। आपको बताना है कि जो ईवीएस है प्राथमिक स्तर पर, उसमें शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित करके ईवीएस को बनाया गया है। तो ये क्यों बनाया गया है, ताकि जो शिक्षार्थी है वे पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बने। ईवीएस में सभी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ये सब सब्जेक्ट को सम्मिलित करके बनाया गया है, क्योंकि इससे जो शिक्षार्थी है वे पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनेंगे। 24th क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रभावी अधिगम होगा। आपके ऑप्शन है, संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना। सेकंड है, संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना। थर्ड है, संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन। और फोर्थ है, विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो आपको बताना है कि जो सामाजिक असमानता है, इन मुद्दों पर बात करने के लिए, यानी कि इन मुद्दों पर अधिक बल देने के लिए
सबसे अधिक प्रभावी अधिगम कौन सा होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन 4 यानी कि विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। क्योंकि जो समूह परियोजनाएं होती हैं उसमें बच्चे ग्रुप में सीखते हैं, बच्चे एक दूसरे से चीज़ों को सीखते हैं, उनके जो पीयर्स होते हैं, सहपाठी होते हैं, उनसे वे चीज़ों को सीखते हैं। तो जो समूह परियोजनाएं होती है वो सीखने की सबसे अच्छा मेथड होता है, बच्चों की बहुत अच्छी लर्निंग होती है उसमें, और सोशलाइजेशन भी होता है बच्चों का, यानी कि सामाजिकरण भी बच्चों का उससे होता है। और जो सामाजिक असमानता है ये एक सामाजिक मुद्दा है, तो बच्चे समूह परियोजनाओं के माध्यम से इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। 25वां क्वेश्चन है कि पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फैन खाते हैं। तो यह छात्र कहाँ का हो सकता है? आपके ऑप्शंस है असम, हांगकांग, उड़ीसा या फिर अरुणाचल प्रदेश। लिंगहू फैन क्या है? लिंगहू फैन एक डिश है जो सांप से बनाई जाती है। तो कहाँ की डिश है लिंगहू फैन? लिंगहू फैन है हांगकांग की डिश। आपको याद रखना है कि हांगकांग में सांप खाए जाते हैं और सांप से बनी हांगकांग की एक प्रसिद्ध डिश है लिंगहू फैन। ठीक है। 26वां क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। यहाँ पर कुछ ब्रेल लिपि से रिलेटेड पॉइंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से पॉइंट सही है। फर्स्ट है कि ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है। सेकंड है यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। थर्ड है बिंदुओं की पंक्ति किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। और फोर्थ है इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। तो इनमें से आपको सही पॉइंट बताने हैं। फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है, ये तो आपका सही है। सेकंड पॉइंट है कि यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, तो ये पॉइंट आपका गलत है, क्योंकि ब्रेल लिपि कितनी बिंदुओं पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है ब्रेल लिपि। थर्ड में है बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है, ये भी सही है। और फोर्थ है इसे उभरे बिंदु पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सेकंड गलत है, क्योंकि सेकंड में दिया हुआ है यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित है, लेकिन जो ब्रेल लिपि होती है वह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। अब फर्स्ट है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। सेकंड है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। थर्ड है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। और फोर्थ है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से पॉइंट इसमें से सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। और सेकंड है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। ठीक है। 28वां क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों के विषय में सही कथन चुनिए। अब आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं मधुमक्खियों के विषय में, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट सही है। फर्स्ट है कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। सेकंड है लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। थर्ड है मधुमक्खी पालन और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। और फोर्थ है मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। इनमें से बताना है आपको कौन कौन से पॉइंट सही है। अब फर्स्ट पॉइंट है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है, तो ये तो पॉइंट आपका गलत हुआ, क्योंकि कौन सा समय है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा? अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर का समय सबसे अच्छा समय माना जाता है मधुमक्खी पालन शुरू करने का। सेकंड में कि लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, ये भी सही है। थर्ड है कि मधुमक्खी पालन करने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। और फोर्थ है कि मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो ये पॉइंट्स भी आपके सही है, आपका फर्स्ट पॉइंट गलत है। तो 28 का होगा आंसर ऑप्शन सी, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट इसमें सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र ने अपने अहमदाबाद और नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट की। यहाँ पर कोई छात्र अपनी जो अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा करता है उसके बारे में एक चार्ट बनाता है। चार्ट में उसमें दिनांक, स्टेशन का नाम, पहुँचने का समय, स्टेशन छोड़ने का समय और गांधी धाम से दूरी दी हुई है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष निकाले गए हैं। नीचे कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं, उसमें से बताना है आपको कि कौन कौन से निष्कर्ष सही है। फर्स्ट है कि अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर है। अब आपको पहले अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी निकालनी है। अब नागरकोइल के सामने लिखा हुआ है गांधी धाम से दूरी वाले कॉलम में 2649 और अहमदाबाद के सामने है 301। तो आपको दूरी कैसे निकालेंगे? अहमदाबाद और नागरकोइल के बीच की 2649 में से 301 को घटा देंगे, इससे आपकी दूरी आ जाएगी और दूरी आएगी 2348 किलोमीटर। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें सही है। सेकंड पॉइंट है, इस दूरी को रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है। अब आपको बताना है कि अहमदाबाद से नागरकोइल पहुंचने में रेलगाड़ी को कितना समय लगता है। तो अहमदाबाद से स्टेशन छोड़ने का समय क्या था? 11:50 पर 10/2/2014 में। उसके बाद नागरकोइल पहुंची 12/2/2014 में 4:45 पर प्रातः। तो आप 11:50 में से 4:45 घटाकर वे सारे घंटे जोड़ लेंगे, उससे आपकी समय आ जाएगा। समय आएगा 28 घंटे 55 मिनट। तो सेकंड पॉइंट गलत है, इसमें थर्ड पॉइंट सही है। फोर्थ है, रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपको औसत चाल निकालनी है। औसत चाल कैसे निकालेंगे? औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? औसत चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी आई थी? दूरी आई थी 2348 किलोमीटर और समय था 28 घंटे 55 मिनट। आप दूरी को समय से भाग दे देंगे, इससे आपकी औसत चाल आ जाएगी और औसत चाल आएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें कौन कौन से निष्कर्ष सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये पॉइंट इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? यहाँ पर आपको कुछ जानकारी दी हुई है, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी जानकारी एक रेल टिकट में दी हुई होती है। फर्स्ट है टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। सेकंड है डिब्बे का नंबर, बर्थ नंबर और किराया। थर्ड है यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग। फोर्थ है ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। फिफ्थ है अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट में है कि टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। सेकंड है कि डिब्बे का नंबर, बर्थ नंबर और किराया। और फोर्थ है ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये जानकारी आपको एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। आप एक जो रेल टिकट होता है उससे ये तीनों जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन जो आपके सीटेट ईवीएस 2014 के फरवरी के पेपर में आए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम सीटेट का ईवीएस का पोर्शन जो 2015 में आया था। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।